नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और ये हमारा बेहद खास शो है जो हम लेकर आते हैं हर रोज़ ताकि अपने व्यूअर्स की हेल्प कर सकें, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, उनको एक राइट गाइडेंस देने में, ताकि वो एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें, सही से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें ताकि अपने गोल्स को पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में आकर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं और ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, yourmoney@nw18.com। साथ ही अपने क्वेश्चंस आप इस शो में सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं। फेसबुक और एक्स पर इस शो को आप लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ की म्यूचुअल फंड हेड श्वेता रजानी मौजूद हैं। श्वेता, नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल मिले हैं। पहला सवाल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या होते हैं और किस तरीके से बाकी हाइब्रिड फंड से डिफ़र करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार व्यूअर्स को बहुत कन्फ्यूजन भी होता है बैलेंस एडवांटेज फंड्स को लेकर या फिर कम रिस्क वाले फंड्स को लेकर। तो एग्जैक्टली अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो पहले तो ये बताइए श्वेता कि बैलेंस एडवांटेज फंड होते क्या हैं। नमस्ते दीपाली जी। जैसे आपने कहा, काफी कंफ्यूजन हो जाती है हाइब्रिड कैटेगरी में। देखिए, हाइब्रिड इटसेल्फ, जब हम हाइब्रिड कहते हैं उसका मतलब है ये प्योर इक्विटी या प्योर डेट नहीं है। इसमें एक मिश्रण है, इक्विटी है, डेट है, और कई बार इक्विटी, डेट और कमोडिटी जैसे गोल्ड सिल्वर है, उन तीनों का एक एलोकेशन बना के एक हाइब्रिड फंड बनता है। अब हाइब्रिड फंड में भी 3-4 तरीके के हाइब्रिड फंड होते हैं। एक होता है आपका अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें सेबी के हिसाब से 65% से ज्यादा आपका, या मैं कहूंगी 80% से ज्यादा आपका इक्विटी फंड में होना चाहिए। एक हो जाता है आपका बैलेंस हाइब्रिड फंड, जिसमें सेबी कहती है कि 40 से 60% आप इक्विटी में रखें और वही 40 से 60% आप डेट में रखें। अब बैलेंस एडवांटेज की जो कैटेगरी आती है, इसमें सेबी ने कोई गाइडेंस, कोई रूल नहीं दिया हुआ है। यहाँ फंड मैनेजर के पास पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जितना इक्विटी, जितना डेट रखना चाहे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा एसेट क्लास होना जरूरी है, क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी है। तो इक्विटी डेट या इक्विटी डेट गोल्ड जो चाहे वो रख सकते हैं, उनकी जो प्रपोर्शन इच्छा हो उस हिसाब से वो रख सकते हैं। तो आम तौर पर जो बैलेंस एडवांटेज फंड के मैनेजर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए कि वैल्यूएशन किस तरह से चल रही है, अपनी इक्विटी और डेट की प्रोपोर्शन को चेंज करते रहते हैं। ये एक खास डिफरेंस है कि फ्लेक्सिबिलिटी 100% फंड मैनेजर को दी गई है बैलेंस एडवांटेज फंड में, जो बाकी हाइब्रिड फंड्स में नहीं दी है पूरी 100% पे। ओके अच्छा, फिर एक चीज़ और समझाइए कि किस तरीके के मार्केट एनवायरनमेंट या फिर कितने टाइम होराइजन के पर्सपेक्टिव से ये कैटेगरी वेल सूटेड होती है, प्लस किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इन फंड्स को अगर कोई भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है। क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं या जो कम रिस्क ले सकते हैं सिर्फ उनके लिए ये बना है, या फिर बाकी इन्वेस्टर्स भी इसको कंसिडर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो नहीं बना है, मैं कहूँगी, क्योंकि अगर हम इनकी इक्विटी और डेट की एलोकेशन देखें, पिछले 4-5 साल की अगर मैं एवरेज इनकी इक्विटी डेट की एलोकेशन देखूं, तो 2021 में करीबन यहाँ पे 60% की इक्विटी रखते थे ये फंड मैनेजर्स। आज के दिन पे 70% की इक्विटी फंड मैनेजर्स रखते हैं एक बैलेंस एडवांटेज फंड में भी। तो यहाँ झुकाव हम देखेंगे कि इक्विटी की तो और थोड़ा ज्यादा रहता है, और इसीलिए ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। किसी का भी होराइजन अगर 3-5 साल का है, तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड कंसिडर कर सकते हैं। बट दूसरी एनालिसिस जब हमने की थी, हमने देखा कि अगर आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश ना करके उसी मिश्रण, उसी एलोकेशन से अलग से एक इक्विटी और डेट फंड अगर खरीदते, तो उस कॉम्बिनेशन में जो रिटर्न बनी, वो एक बैलेंस एडवांटेज फंड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बन सकती है। जैसे पिछले 1 साल में बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने करीबन 4-4.5% की रिटर्न दी होगी। वही अगर मैं 60% इक्विटी फंड में और 40% अगर एक डेट फंड में डाल देती, तो वहां पर हमारे रिटर्न करीबन 8 से 7 से 7.5% के आसपास बन सकते थे।
तो इसीलिए टैक्स और कुछ और चीजों को ध्यान में रखते हुए, या अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी और डेट होना चाहिए, तब आप बैलेंस एडवांटेज फंड कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन होराइजन आपका 3 साल, 5 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। ओके और एक फाइनल सवाल और आपसे कि अगर हम इस तरीके की कैटेगरी को देखें, जैसे हाइब्रिड हुआ, बैलेंस्ड एडवांटेज हुआ, ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज एलोकेशन करना चाहिए? क्या इस तरीके के फंड की इंपॉर्टेंस भी होती है या फिर इसके बिना भी काम चल सकता है? और अगर कोई लेना भी चाहे तो कुछ नेम्स आप सजेस्ट करेंगे क्या? जी। 3 प्रश्न थे, तो अगर मैं ब्रेकअप करूं, तो पहला क्वेश्चन कि क्या इस फंड की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में? तो अगर आप खुद समझते हैं कि आपको क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, और अगर आप अलग से उसे मैनेज कर पाते हैं, तो आप उसे बेहतर मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि इक्विटी में हम कितना लार्ज, मिड, स्मॉल रखना चाहते हैं, डेट में क्या हम गवर्नमेंट पेपर की फंड चाहते हैं या कॉर्पोरेट पेपर की फंड चाहते हैं। तो वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी और ज्यादा एफिशिएंसी आप पोर्टफोलियो में बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप सब समझते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप नए हैं, नए निवेशक हैं, तो पूरा फंड मैनेजर पे छोड़ना चाहते हैं कि वही आपके लिए ये डिसीजन ले। लेकिन इक्विटी ओरिएंटेशन आप ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि इन फंड्स में, जैसे मैंने कहा, 65 से 70% की इक्विटी रहती है। तो आपके पोर्टफोलियो का एक पोर्शन आप इन फंड्स में रख सकते हैं। मैं कहूंगी आप बैलेंस एडवांटेज फंड का ही एक मेजर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं फिर, अगर आपके पास कोई और डेट नहीं है। अगर कहीं और आपके पास डेट है, तो 20 से 25% आपके पोर्टफोलियो में आप बैलेंस एडवांटेज फंड रख सकते हैं। तीसरा, अगर कुछ फंड्स आपने चुनने हैं, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई के बैलेंस एडवांटेज फंड है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है, जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है एंड दे हैव डन फेयरली ओके। तो वो फंड्स आप ले सकते हैं। अगर आप अलग से एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं जहां आप इक्विटी और डेट दोनों चाहते हैं, तो वहां आप डेट के तौर पे कुछ आर्बिट्राज फंड्स ले सकते हैं, जैसे एसबीआई का या आईसीआईसीआई का आर्बिट्राज फंड ले लें। और इक्विटी साइड में आप 4-5 फंड का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वहां पर आप ले लें एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, कोटक का यहाँ पे आप मिड कैप फंड ले लें, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले लें। तो ऐसे इक्विटी और डेट का एक मिश्रण बना के भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ओके तो ये स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है ओवरऑल इक्विटी फंड्स के पर्सपेक्टिव से, और बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में भी जानकारी दी। आप करते हैं व्यूअर से बातचीत। आकाश पहले व्यूअर पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। आकाश नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जी मेरे 14 फंड्स हैं। मैंने आपको मैसेज कर रखा है, तो मुझे जानना है कि उनको मैं कंसोलिडेट करूं 2 या 3 फंड्स में, तो वो कैसे कर पाऊं? ओके आपके पास आपने 1400 रुपए लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल से 14 फंड्स है आपके पास। हाँ, हर एक में 100 रुपए का मंथली एसआईपी है। ओके और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी 2.5 लाख हो चुकी है, 15 साल का होराइजन है। यस ठीक है, तो डेफिनेटली कंसोलिडेट करने की तो श्वेता जरूरत है, क्योंकि 14 फंड्स 1400 रुपए के लिए बहुत ज्यादा है। मैं फंड्स बता देती हूँ कौन कौन से इनके पास 100 रुपीज ईच डाल रहे हैं। एचडीएफसी इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड, निपॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, निपॉन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50, निपॉन इंडिया पावर इंफ्रा, मुतुल मिड कैप, आदित्य बिरला फार्मा एंड हेल्थ केयर, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, नवीन निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रो सिल्वर ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड देन एसबीआई पीएसयू। बताएं जी। आकाश, बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन की जरूरत है। और सबसे पहले एक, अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो पे देखूं, तो बहुत जरूरी होता है किसी भी पोर्टफोलियो में आप अपना लक्ष्य एक डिफाइन करें कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए, या क्या आपका वो गोल है जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर हो सके तो अपनी एसआईपी को जरूर स्टेप अप भी करें। तो वो एक थॉट मुझे आपके पास रखना था। दूसरा, आपके फंड्स को जब मैं देख रही थी, तो कंसोलिडेशन करने के लिए कुछ चीजें जो आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपके पोर्टफोलियो में मैं कहूंगी सेक्टर या थीमेटिक फंड है, आपके पास पीएसयू फंड है, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एक फार्मा फंड है। देखिए, अब अगर आप ये सारे सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं,
तब आप इन सेक्टर फंड्स में निवेश करें, नहीं तो एक डाइवर्सिफाइड फंड ले ले जहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ये डिसीजन ले रहा है कि कौन से सेक्टर में कब निवेश करना है, कब निकल जाना है। तो ये जो आपके फंड्स हैं, यहाँ पे आप एसआईपी रोकें। 1 साल के ऊपर अगर हो गया हो इन फंड्स में तो यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। दूसरी एक कैटेगरी जो आपने अवॉइड करनी है, जो फंड्स आप यहाँ वहाँ एसआईपी रोक सकते हैं, वो है इंडेक्स फंड्स। आपके फंड्स आपके पोर्टफोलियो में कुछ इंडेक्स भी फंड है, जैसे एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स फंड है, उसी तरह से आईसीआईसीआई का एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है। अब होता यह है कि पैसिव फंड्स में आप खाली एक बेंचमार्क को ही मिरर कर रहे हैं। एक्टिव फंड्स जहां फंड मैनेजर बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वहां देखा गया है कि 1 से 1.5% ज्यादा रिटर्न, कुछ कुछ केसेस में 2-3% ज्यादा रिटर्न बन सकती है। तो ये सारे फंड्स आप अवॉइड करें। इसके अलावा एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, वहां आप रोक सकते हैं अपनी एसआईपी। इसके जगह पर अगर 1-2 फंड्स आपने और ऐड करने हो तो आप ऐड कर लें एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, क्योंकि मैं आपकी स्मॉल कैप की इंडेक्स फंड की एसआईपी रोक रही हूं। एक आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड और क्वांट का लार्ज कैप फंड। तो मैं रिपीट करती हूं, जो फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आप रखें पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी और एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ। इसके अलावा जो 3 फंड्स मैंने आपसे कहे वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। ओके तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी रेकमेंड की गई है। डेफिनेटली छोटा करने की जरूरत है, किन फंड से आपको निकलना है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मुतवस्सिल मिड कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन और एचडीएफसी गोल्ड रख सकते हैं। निवेश बढ़ाएं तो उसके लिए भी आपको 3 नेम सजेस्ट किए गए, क्वांट लार्ज कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी। 22 लाख की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे 15 सालों में। स्टेप अप करेंगे तो शायद 32 लाख तक भी आप जमा कर लेंगे। तो एलोकेशन बढ़ाइए जैसे जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे। योगेंद्र अगले व्यू राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। योगेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्ते, मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा अभी एज 38 है और मेरा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें मुझे ये पूछना है कि उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या कोई मुझे इंडेक्स फंड जैसे यूटीआई निफ्टी 50 या उसका ऐसा भी कोई एसआईपी ऐड करना चाहिए लार्ज फंड में भी, या इट इज ओके टू कंटिन्यू दैट फंड? ओके तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 67,000 की सिप चल रही है, 10 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 से 20 सालों का होराइजन है। फंड्स कौन से हैं? 18,000 रुपए महीना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 12,000, देन 9,000 बंधन स्मॉल कैप, पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 7,000, 6,000 फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज में, 6,000 निप्पॉन मल्टी एसेट एलोकेशन में, देन 5,000 है एडलवाइस के यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड में और 4,000 एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज इक्विटी ऑफशोर में। बताइए सजेशन श्वेता। जी योगेंद्र जी, आपके पोर्टफोलियो में पहले तो अगर मैं देखूं, आपके पास लंबा समय है 15 से 20 साल का, तो अगर आप इसी हिसाब से अपनी एसआईपी जारी रखेंगे तो आप करीबन एक 8 करोड़ के आसपास के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। अगर इसे स्टेप अप कर पाए 10% से तो बहुत अच्छा होगा। वो 8 करोड़ आपको करीबन 14-15 करोड़ पे ले जा सकता है, बस एक 10% की स्टेप अप एसआईपी पे। पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ। पोर्टफोलियो का जो मैं स्प्लिट देख रही थी, इसमें काफी सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है जिसने आपको रिसेंटली अच्छी रिटर्न दी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर इसे अब थोड़ा प्रॉफिट बुक करके डोमेस्टिक पोर्टफोलियो पे शिफ्ट कर जाएं तो आगे के 10-15 साल के लिए वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में मैं देख रही थी कि हाइब्रिड या मल्टी एसेट फंड हैं। अब ये अगर आपका प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है, अगर आपके पास डेट किसी और फॉर्म में, चाहे एफडी, पीएफ, पीपीएफ किसी भी फॉर्म में है, तो आपको यहाँ हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अब आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो 4 फंड्स में है। आपके पास फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज है, एडलवाइस का इमर्जिंग मार्केट है, ये 2 फंड आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो पीजीआईएम का ग्लोबल इक्विटी फंड है और एक एडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, वहां आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके आप इंडियन एसेट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। और निप्पॉन का जो मल्टी एसेट फंड है, वहां आप अपनी एसआईपी रोकें। इसके जगह पर जो आप फंड ऐड कर सकते हैं, लंबा समय है तो थोड़ा मिड स्मॉल एलोकेशन भी बढ़ाया जा सकता है इस पोर्टफोलियो में। उसी को ध्यान में रखते हुए एक कोटक का मल्टी कैप फंड और इसके अलावा एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। ओके तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली बनाएं स्ट्रैटेजी।
रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी और हमारे साथ है श्वेता राजानी। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। रंजीत कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। रंजीत जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैंने अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया है, तो मेरे को इसमें 2 साल से निवेशित हूँ और 10 साल और करना चाहता हूँ। मेरे को 1.5-2 करोड़ की ऑपरेशन चाहिए और इसमें मेरा 9 फंड है। मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा फंड है, तो मैं किसी फंड से निकल जाऊं या मेरा पोर्टफोलियो ठीक है? जैसे मेरे को लगा कि जैसे एक्सिस का 100 इंडेक्स फंड है, उससे निकलने का मन कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों से सलाह ले लूं। आपका प्रोग्राम लगातार देखते रहता हूं मैं, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार आपसे इनसे थोड़ा सा राय ले लूं कि क्या मेरा पोर्टफोलियो ठीक है। और तकरीबन मेरा 36,000 का हर महीना मंथली चल रहा है और 25-26 लाख रुपए तकरीबन हो गए हैं इन्वेस्टेड अमाउंट। तो बाकी 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ इसके अलावा 5 लाख का लमसम निवेश भी करना है आपको? हाँ यस करेक्ट मैम। तो किस फंड में करूं वो थोड़ा बताना। ठीक है, तो पहले मैं आपका जो एसआईपी पोर्टफोलियो वो मैं श्वेता को बता देती हूँ। 36,000 की सिप चल रही है श्वेता इनकी, ज्यादा फंड्स हैं इनके पास, ऐसा इनको लग रहा है। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स से सोच रहे थे निकल जाए, बट देन इन्होंने सजेशन का वेट किया। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन है 4,000 ईच डाल रहे हैं 9 फंड्स में। 36,000 की सिप इसलिए है हर महीने की। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप में एसआईपी बंद कर दी है, वहाँ 1.5 लाख रुपए इनके हैं अभी भी। एक मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड है, वहाँ पे 25,000 है एसआईपी, यहाँ भी क्लोज हो चुकी है। अब जैसे इन्होंने खुद ही मेंशन किया 10 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है इनका, 25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 36,000 की सिप है, तो क्या ये हासिल हो पाएगा टारगेट? प्लस 5 लाख इनको लमसम लगाने हैं, वो कहाँ डिप्लॉय करें? रंजित जी, आपके पोर्टफोलियो पे मैं कुछ गणित कर रही थी। अब देखें, जिस हिसाब से आप आज एसआईपी कर रहे हैं और 5 लाख की एक लमसम निवेश भी करने वाले हैं, तो आपका जो लक्ष्य है कि 10 साल में आप 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचना चाहते हैं, तो वो तो आप पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगी अगर पॉसिबल है तो आप अपनी एसआईपी को 5 से 10% तक स्टेप अप करें, तो एक बफर बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है या कुछ, तो अगर 1.5 करोड़ पूरा नहीं पड़ा, तो ये स्टेप अप जो आप एसआईपी में करोगे तो वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ। अभी पोर्टफोलियो को जब मैं देख रही थी तो क्योंकि आपने पास्ट में एक ज्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में की हुई है, कौन स्मॉल कैप में आपका जैसे आप कह रहे थे 1.5 लाख की एलोकेशन है, थोड़ा सा स्मॉल कैप एलोकेशन ज्यादा है, हम उसे भी करेक्ट करते हैं। और स्कीम्स पे मैं आती हूँ। अब स्कीम्स में जो आपकी एक राय थी कि आपको इंडेक्स फंड से निकल जाना चाहिए, मेरी राय भी वही है कि आपके पास जो निफ्टी 100 वाला इंडेक्स फंड है, वहां पे आप एसआईपी रोकें और जो भी लमसम वैल्यू 1 साल के ऊपर की है, जो लॉन्ग टर्म है, आप उसे निकाल दें। क्योंकि आपके पास दूसरे लार्ज एंड मिड कैप फंड हैं जो एक्टिवली मैनेज्ड है। एक्टिवली फंड में रहना बेहतर होता है पैसिव फंड के मुकाबले। उसी तरह से आपके पास एक डिफेंस फंड है, वहां पे भी मैं आपको सलाह दूंगी, डिफेंस का पैसिव फंड है, वहां आप एसआईपी रोकें। पोर्टफोलियो में मैं देख रही थी आपके पास मल्टी एसेट या हाइब्रिड फंड्स हैं। अब ये अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है तो यहाँ आपको हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है। जैसे पास्ट में देखा गया है, अगर हाइब्रिड फंड आपको 9% देता है तो इक्विटी डेट की कॉम्बिनेशन आपको 11-12% का रिटर्न दे सकती है। तो रिटर्न को एफिशिएंट करने के हिसाब से 2 मल्टी एसेट फंड्स से आप निकल जाएं। तीसरी मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर का फंड ऑफ फंड है। जब आप फंड ऑफ फंड में निवेश करते हैं तो फंड का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, तो वहां आप एसआईपी रोके, लमसम अमाउंट है तो उसे वहां से निकाल के अगर खाली एक गोल्ड ईटीएफ आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी शायद रिक्वायरमेंट होगी कंजम्पशन की गोल्ड की, तो गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर ले, इस फंड ऑफ फंड में निवेश ना करें। कौन स्मॉल कैप का जो फंड है वहां पे मैं कहूंगी वहां आपकी जो लमसम वैल्यू है आप उसे एग्जिट कर जाएं। इसके अलावा अब जितनी भी लमसम वैल्यू आपकी निकलती है एग्जिट करने से, प्लस 5 लाख जो आप निवेश करना चाहते हैं, वो 3 फंड्स में आपको बता रही हूँ, वहां आप निवेश कर सकते हैं, इक्वल स्प्लिट में कर सकते हैं।
ये हो जाएगा कॉन्ट का लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके, ठीक है। तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप बदलाव कीजिए। फटाफट से पूछ लेते हैं श्वेता के टॉप 4 फंड। श्वेता बताइए। तो अगर मुझे टॉप 4 फंड एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो मैं आपको कहूंगी आप ले ले डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और आंसर करने के लिए सभी क्वेरीज को। इसी के साथ यौमनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।